वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में मैंने देखा कि किस तरह से ब्रिटेन में हैंड लेबर का यूज़ बड़े लार्ज स्केल पर होता था और बहुत सारी आइटम जो है हाथों से ही तैयार की जाती थी, जैसे कि कुल्हाड़ियाँ, हैमर्स, इनको हाथ से ही जो है फोर्ज किया जाता था, मींस वेल्ड किया जाता था और किसी भी तरह की जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन स्टीम पावर इंजन के आने के बावजूद भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सही नहीं समझा और वह इसको लेकर अवेयर रहते थे। और जो मैन्युफैक्चरर्स मीन जो इन्वेंटर्स थे, जो चीज़ों का दावा करते थे कि ये चीज़ें बड़ी सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो उस हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाती थी और इनकी रिपेयर भी बड़ी कॉस्टली होती थी। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने पहले इनको यूज़ करना सही नहीं समझा। लेकिन रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा जब फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी वेस्ट फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट की, तो उसके बाद मैनचेस्टर में फैक्ट्रीज़ के मल्टीप्लाई होने से वर्कर्स की डिमांड बढ़ी। वर्कर्स ज़्यादा थे, काम करने वाले ज़्यादा थे, वो जॉब्स कम थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और जब मैनचेस्टर में प्रोडक्शन मल्टीप्लाई हुई तो भारत से जो एक कॉटन का इंपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई ताकि जो इंग्लैंड में बनी, जो मैनचेस्टर में बनी जो कॉटन क्लॉथ है, वो वहाँ की जो लोकल मार्केट है बिना किसी कंपटीशन के उसको जो है बेचा जा सके। और इसके साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कॉलोनी गवर्नमेंट को इस बात के लिए भी मना लिया कि जो मैनचेस्टर में बनी जो गुड्स हैं उनको इंडियन मार्केट में भेजा जाए। और इससे जो है किस तरह से जो इंडियन वीवर्स थे उनकी जो लोकल मार्केट इफ़ेक्ट हुई, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्ट्रीज कम अप। मुंबई में फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में इस्टेब्लिश हुई और 2 साल बाद ही इसमें प्रोडक्शन शुरू होगी। 1862 में 4 मिल्स वर्क कर रही थी, जिसमें 94,000 धुरे मीन जिनके ऊपर धागा लपेटा जाता है और 2,150 करगे लगे मीन्स स्पिनिंग डिवाइसेस। उसी समय पर ही 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल लगाएगी और उसके बाद 7 साल बाद ही 1862 में एक और इंडस्ट्री को वहाँ पे जूट मिल की इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया गया। और उत्तर भारत में 1860 में कानपुर में एल्गिन मिल, जो कि क्वीन विक्टोरिया के फादर एल्गिन के नाम पे बनी थी, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके 1 साल बाद 1861 में फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद में लगाई गई। 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल मद्रास में इस्टेब्लिश की गई। ये इंडस्ट्री किसने लगाई, ये पैसा कहाँ से आया, मिल्स में काम करने के लिए वर्कर्स कहाँ से आए, तो इसके लिए हम जो है जो अर्ली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट बिजनेस ग्रुप्स की हिस्ट्री चीन के साथ व्यापार से जुड़ी हुई है। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स द्वारा भारत से चीन को अफीम का एक्सपोर्ट किया जाता था और उसके बदले में चाय इंग्लैंड ले जाते थे। ये टॉपिक आपने 9th क्लास में पढ़ा है हिस्ट्री के, उसमें डिटेल में आपको आपने पढ़ा था, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत से भारतीय व्यापारियों ने इसमें पैसे का निवेश किया था। वो सप्लाई को लेकर गए और शिप में सामान ले जाने का काम किया। जिन्होंने इस व्यापार से पैसा कमाया, उन बिजनेसमैन ने भारत में इंडस्ट्री लगाने की सोची। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर चीन के साथ व्यापार में हाथ आजमाने के बाद इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की और 6 लोगों की भागीदारी से 1830 और 1840 में कंपनीज खोली। लेकिन 1840 में वाइडर्स बिजनेस क्राइसिस से टैगोर एंटरप्राइज़ को नुकसान हुआ। लेकिन बाद में 19वीं सेंचुरी में बहुत से इंडियन बिजनेसमैन थे जो कि चीन के साथ ट्रेड से जुड़े हुए थे, उनको बेनिफिट हुआ और वो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। मुंबई में पारसी जैसे कि दिनशाह पटेल और जमशेदजी नसीरवानजी टाटा, जिन्होंने बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर भारत में बनाए थे, उनको पहले मुनाफा चीन के साथ ट्रेड से ही हुआ और इंग्लैंड में कॉटन के शिपमेंट से भी उनको बेनिफिट हुआ था। सेठ हुकुमचंद, जो कि मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने फर्स्ट जूट मिल को 1917 में कलकत्ता में लगाया था, ने भी चीन के साथ व्यापार में हिस्सा लिया था। इसके साथ जी.डी. बिरला के फादर और ग्रैंडफादर भी चीन के साथ व्यापार में जुड़े हुए थे। पैसे को जो कैपिटल था उसको अदर ट्रेड नेटवर्क के साथ इकट्ठा किया गया। मद्रास के कुछ व्यापारियों ने बर्मा के साथ व्यापार किया और जबकि दूसरों के जो बिजनेस लिंक थे वो मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ थे। दूसरे कमर्शियल ग्रुप्स भी थे, लेकिन वो डायरेक्टली जो विदेशों के साथ व्यापार था उससे नहीं जुड़े हुए थे। यह भारत में
चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, पैसा लगाना, शहरों में फंडिंग करना और व्यापार में पैसा लगाना। जब इंडस्ट्रीज़ में पैसे का इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिशमेंट हुई। जैसे ही भारतीय के व्यापार पर कॉलोनियल कंट्रोल बढ़ा, वो दायरा जिसमें भारतीय व्यापारी काम करते थे कम हो गया। उनके ऊपर यूरोप में मैन्युफैक्चर गुड्स का ट्रेड करने की पाबंदी लगा दी गई और ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स और रॉ फूड ग्रेन्स का ही एक्सपोर्ट करने दिया जाता था, जैसे कि रॉ कॉटन, ओपियम, वीट और इंडिगो। इंडिगो मीन्स नील, जो कि ब्रिटिशर्स को चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे उनको शिपिंग बिजनेस से भी हटा दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक यूरोपियन जो मैनेजिंग एजेंसी थी वो सही मायने में इंडियन इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादातर हिस्सा कंट्रोल कर रही थी। इनमें 3 बड़ी एजेंसी थी, वर्ड हैगलर्स एंड कॉरपोरेशन, एंड्री जूल, जार्डिन स्किनर एंड कॉरपोरेशन मेन थी। इन एजेंसीज़ ने कारोबार को चलाया, जाइंट स्टॉक कंपनीज बनाई और उनको मैनेज किया। कई बार जो इंडियन इन्वेस्टर थे, जो निवेशक थे, इन्होंने पैसा लगाया, लेकिन सभी बिजनेस डिसीजन यूरोपियन एजेंसी द्वारा ही लिए जाते थे। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम? इन फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए वर्कर्स किन इलाकों से आए? फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की ज़रूरत को मीन्स जो जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस्टेब्लिश की गई थी वहाँ से ही पूरा किया गया। 1901 में इंडियन फैक्ट्रीज़ में 5,84,000 वर्कर्स थे और 1946 में ये नंबर 24,36,000 हो गया। ये वर्कर्स साथ के ज़िले मीन जहाँ पे जो ये मिल इस्टेब्लिश की गई थी वहाँ से आए। बहुत से इंडस्ट्रियल रीजन में वर्कर साथ के ज़िलों में आए। पीजेंट और आर्टिसन जिनको विलेज में कोई काम नहीं था, काम की तलाश में इंडस्ट्रीज़ में चले गए। 1911 में काम की तलाश में 50% से ऊपर वर्कर्स बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आए, जो कि साथ के ज़िले रत्नागिरी से आए, जबकि कानपुर की कपड़ा मिल में काम करने वाले वर्कर्स कानपुर ज़िले से ही आए। ज़्यादातर मिल वर्कर गांव से शहर आते रहते थे और वे अक्सर ऐसा फसल के पकने और त्यौहार पर करते थे। समय के साथ जब रोज़गार बढ़ा तो वर्कर्स मिल्स में काम करने के लिए दूर दूर से आए। यूनाइटेड प्रोविंशियल मीन्स उत्तर प्रदेश से वर्कर्स बॉम्बे की टेक्सटाइल मिल्स और कुछ वर्कर्स कलकत्ता की जूट मिल्स में भी गए। मिल्स के बढ़ने और वर्कर्स की डिमांड बढ़ने के बावजूद काम मिलना मुश्किल था, जॉब्स कम थी और लोग ज़्यादा थे। इंडस्ट्रियलिस्ट ने जॉबर्स को नए रिक्रूटमेंट करने के लिए रखा था। जॉबर एक पुराना और भरोसेमंद वर्कर होता था। वह गाँव से लोगों को लाकर उन्हें काम दिलाता था और उनको शहर में सेटल होने और मुश्किल समय में उनकी हेल्प करता था। इसलिए जॉबर वो व्यक्ति था जिसके पास कुछ अथॉरिटी और कंट्रोल था। नेक्स्ट है एक पेक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह से बढ़ी। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो कि भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रही थी, कुछ खास चीज़ों को ही प्रोडक्शन करना चाहती थी। इन कंपनीज़ ने कॉलोनियल गवर्नमेंट से सस्ते में ज़मीन लेकर टी और कॉफ़ी प्लांटेशन लगाए और साथ में माइनिंग, इंडिगो और जूट इंडस्ट्रीज में भी निवेश किया है। इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए थे, भारत में बिक्री के लिए नहीं थे। जब इंडियन बिजनेसमैन ने भारत में 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्री लगाई तो उन्होंने मैनचेस्टर में बनी चीज़ों के साथ इंडियन मार्केट में कम्पीट नहीं किया, क्योंकि धागा ब्रिटिश का भारत में इंपोर्ट का हिस्सा नहीं था। इसलिए कॉटन मिल्स में मोटा धागा बनाना शुरू किया गया। ये धागा सुपीरियर वैरायटी का नहीं था। इंडियन स्पिनिंग मिल में बना धागा भारत में हैंडलूम वीवर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ऐसे बहुत से बदलाव आए जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न को अफेक्ट किया। जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट फैला, नेशनलिस्ट ने लोगों को विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने को कहा। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने राइट्स को बचाने के लिए सरकार पर दबाव डाला कि उनको टैक्स पर छूट दी जाए। 1906 में भारतीय धागे का एक्सपोर्ट चीन के साथ कम हो गया, क्योंकि चीन और जापान की कंपनी ने चाइनीज़ मार्केट में इंडस्ट्रीज ने धागे को जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए थे। इसलिए इंडस्ट्रीज ने धागे को छोड़कर कपड़े की जो प्रोडक्शन थी वो शुरू कर दी। कॉटन के कपड़े की प्रोडक्शन 1900 और 1912 के बीच डबल हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसका जो इम्पैक्ट था वो किस तरह से भारतीय जो मार्केट था उसके ऊपर पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वार तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है शुरू थी स्लो थी, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुई तो उसने सिचुएशन को पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया। ब्रिटिश
मिल जो थी वो वार की जो ज़रूरत थी, वार मीन्स जो वार में जो चीज़ें ज़रूरत थी उनको लेकर प्रोडक्शन कर रही थी। मैनचेस्टर में जो इंपोर्ट था वो भारत के लिए बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि जो वार नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि वॉर में बनी चीज़ें जैसे कि जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स, आर्मी यूनिफॉर्म्स, टेंट्स और लेदर बूट्स, हॉर्स और म्यूल सैडल, ये चीज़ें बनाने के ऊपर जोर दिया जाता था। लेकिन जैसे ही वॉर का जो टाइम था वो बढ़ा, तो इसमें भारतीय जो इंडस्ट्री थी उनकी भी मदद ली गई और इसके बाद नई फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया गया और जो नई पुरानी फैक्ट्रीज थी उनको मल्टीपल शिफ्ट के ऊपर चलाया जाता था। बहुत से वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया, मीन्स उनको रखा गया और उनसे घंटों काम लिया गया। और इन वॉर के टाइम के ऊपर मीन्स इस टाइम जो युद्ध चल रहा था उसके ऊपर, उस टाइम के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई। युद्ध के बाद मीन्स जब ये युद्ध ख़त्म हुआ तो मैनचेस्टर जो है अपनी पुरानी पोजीशन को हासिल नहीं कर सका भारतीय मार्केट में, और जिसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन जो थी कोलैप्स हो गई और जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लॉथ का भारत में गिरने लगा। मीन्स जो इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से भारत में वो बंद हो गया और विद इन द कॉलोनीज़ जो लोकल इंडस्ट्री से उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और भारतीय मार्केट ने फिर से जो है वो पुरानी स्थिति को हासिल कर लिया। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।